गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉस्ट ये पढ़ा था, राइट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कॉस्ट यूनिट पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मेजर करती है, किसके हिसाब से पैसा चार्ज करती है। कॉस्ट यूनिट क्या है कि कोई भी कंपनी किस हिसाब से पैसा चार्ज करेगी। अगर आप मार्केट में दूध लेने जाओगे तो लीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, है ना। तो ये जो सामान कस्टमर मार्केट में जाकर ले रहा है तो उससे पैसा किस हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, तो वो है कॉस्ट यूनिट। टन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, मेजर के हिसाब से, है ना, फुट के हिसाब से, मीटर के हिसाब से। कपड़ा लोगे तो मीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे तो आवर्स के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो है सर आपके पास कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है, तो कॉस्ट सेंटर देखिए, कॉस्ट सेंटर देखिए एक लोकेशन होती है। कॉस्ट सेंटर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लोकेशन होती है। तो देखिए कॉस्ट सेंटर के बारे में, अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन। अब ये सीमा क्या है, सीमा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए सीमा को बोलते हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि लंदन में है। देखिए सीएमए जब आप करते हैं ना, सीएमए, तो आप इंडिया के अंदर काम कर सकते हैं। इंडिया के बाहर जाकर आप सीएमए डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। विद इन इंडिया उसकी वैल्यू है, पर इंडिया के बाहर उसकी वैल्यू नहीं है। बट जब आप सीएमए करने के बाद अब आप सीमा करते हैं ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि लंदन में है, जब आप सीमा का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप कहीं पर भी ऑल ओवर इंटरनेशनल सीएमए डिग्री मान सकते हो आप उसको। इंटरनेशनल सीएमए डिग्री कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा कोर्स है, जब आप सीएमए क्लियर करोगे तो आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा और आपका सीमा भी क्लियर हो जाएगा। तो सीमा क्लियर हो जाता है एक पेपर देने से। तो सीएमए क्लियर करा, उसके बाद एक पेपर दिया, तो वो एक पेपर बहुत मुश्किल होता है। एक पेपर दिया, सीएमए, सीमा क्लियर हो जाता है। तो ये है आपके पास अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन, ठीक है ना। तो सीमा लंदन द्वारा ही डेफिनेशन दी जाती है कॉस्ट की, कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है जो कि इस इंस्टीट्यूट ने दी है, जो लंदन में है। तो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट इनको फॉलो करता है और इन इंस्टीट्यूट से जो डेफिनेशन मिलती है वही डेफिनेशन हमारे पढ़ाया जाता है। तो सीमा एक क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जो लंदन में है। इसका पूरा फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सीमा लंदन द्वारा ही कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन बताई गई और वही हमें आगे सिखा रहे हैं। और ये डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन डिफाइन कॉस्ट सेंटर एज अ लोकेशन, अ पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और अ ग्रुप ऑफ दीज in connection with the undertaking in relation to which the cost may be ascertained used for the purpose of cost control। क्या कह रहा है, कॉस्ट सेंटर क्या है। कॉस्ट सेंटर सर एक लोकेशन हो सकती है, पीपल्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, जिनका यूज करके आप कॉस्ट का असरटेनमेंट करते हैं। देखिए मान लो आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री क्या है, एक कॉस्ट सेंटर बोल सकते हैं आप। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को एक कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर कोई ऐसा नहीं है कि बस लोकेशन ही होगी, नहीं, पीपल्स को भी कॉस्ट सेंटर कहा जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी कहा जाता है। पीपल्स नहीं है, इक्विपमेंट रखे फैक्ट्री के अंदर, उनको भी कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। तो कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है सर, लोकेशन कॉस्ट सेंटर हो सकती है, एक लोकेशन को कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं सर, और पीपल्स को कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं सर। इक्विपमेंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। इनके ग्रुप्स को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स को, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स को सर, जो किसके कनेक्शन में हो, अंडरटेकिंग के कनेक्शन में हो। अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, उसके कनेक्शन में हुआ जा रहा है। भाई लोकेशन किसके कनेक्शन में, अंडरटेकिंग के कनेक्शन में। जिस फैक्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो उस फैक्ट्री के कनेक्शन में लोग काम कर रहे हैं, लोग कॉस्ट सेंटर बन जाएंगे। ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल कॉस्ट सेंटर बन जाएंगे। उस फैक्ट्री के कनेक्शन के अंदर, उस फैक्ट्री के कनेक्शन में ही इक्विपमेंट्स है, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स रखे वो फैक्ट्री के हैं, तो वो इक्विपमेंट कॉस्ट सेंटर बन जाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, डिफरेंट थिंग हो सकती है। कॉस्ट सेंटर्स लोकेशन का कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं, पीपल्स को कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को कह सकते हैं, इक्विपमेंट्स को कह सकते हैं और ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट को कह सकते हैं, जो किसी एक अंडरटेकिंग के कनेक्शन में किया जा रहा हो, कनेक्ट हो, मतलब किसी एक अंडरटेकिंग से कनेक्ट हो। और इन कनेक्शन विद द अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट में बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं, ये क्या करने के लिए काम कर रहे हैं,
कॉस्ट को असरटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को, इन इक्विपमेंट्स को, इन लोकेशंस को कॉस्ट सेंटर कहा जाएगा। समझ में आया? बताइए कॉस्ट सेंटर क्या होता है? तो कॉस्ट सेंटर क्या है सर? एक लोकेशन हो सकती है कॉस्ट सेंटर, पीपल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, कि ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं जो किसी एक अंडरटेकिंग के कनेक्शन में क्या कर रहे हो? कॉस्ट का असरटेनमेंट कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो? क्योंकि आगे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। इसी को कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। किनको कह सकते हैं? लोकेशन को कह सकते हैं, पीपल्स को और इक्विपमेंट्स को। होपफुल क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अ कॉस्ट सेंटर कुड बी अ लोकेशन। मैंने कहा कि कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है? लोकेशन हो सकती है। जैसे कि ब्रांच हो गए, ऑफिस हो गया, एमडी का ऑफिस हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस हो गया, इनको भी क्या कहा सकता है? कॉस्ट सेंटर। इफ इट कुड बी आइडेंटिफाई एज अ पर्सन, सच चेयरमैन ऑफिस एंड एमडी ऑफिस विल बी द कॉस्ट सेंटर। भाई मान लो एक पर्सन बैठा है ऑफिस में, ऑफिस है ही इसलिए क्योंकि वो पर्सन है, तो पर्सन के वजह से वो ऑफिस है ना, तो वो पर्सन को कॉस्ट सेंटर कह देंगे। इफ कुड बी एन इक्विपमेंट और ग्रुप देयर सच मशीन एंड कंप्यूटर। भाई उस फैक्ट्री के अंदर, उस लोकेशन के अंदर मशीनें रखी हुई है, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, पर्सन नहीं है, तो वो भी एक तरीके का कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर यूज होता है कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, और इवन फ्यूचर में हम उसको कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। दिस इज द कॉस्ट सेंटर। तो आपसे कोई पूछेगा कॉस्ट सेंटर क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहना कि कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन हो सकता है, पीपल्स हो सकते हैं कॉस्ट सेंटर, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, और इक्विपमेंट हो सकते हैं जिनका यूज किया जाता है कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, और इनको आगे में कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। क्या कह सके? कंट्रोल। कंट्रोल करने का मतलब है कॉस्ट आगे बढ़े ना, स्थिर रहे। कंट्रोल करने का मतलब है जितनी कॉस्ट कम से कम आए उतना ठीक, और एक बार कम हो गई तो वो आगे इंक्रीज ना हो, बढ़े ना, कोशिश करे कि कम से कम रहे कॉस्ट। कंट्रोल करना कहते हैं इसे। दिस इज द कॉस्ट सेंटर एज पर दी सीमा लंदन। समझ में आया? इसके बाद दोस्तों हमारा एक पॉइंट मिस हो गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट भी हम कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्लासिफाई करा कमिटेड कॉस्ट, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। इनमें से पेपर के अंदर आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को कितने तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। तो पेपर के अंदर कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताओ कितने तरीकों से फिक्स्ड कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये बीच में पॉइंट मिस करा था जानबूझ के, क्योंकि मुझे लास्ट में कराना था इसको। तो आइए फिक्स्ड कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले कमिटेड कॉस्ट देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कैपेसिटी कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट को कैपेसिटी कॉस्ट से भी नाम से जाना जाता है, सिंपल लिखा हुआ है। इट रेफर टू दैट कॉस्ट दैट द कंपनी is required to incur to maintain the current production capacity. In other words, committed fixed costs are not easily eliminated. मतलब क्या है कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है, मान लो कंपनी अभी 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, 10,000 यूनिट को मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट आप खर्च करोगे उसको हम कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। मतलब एक प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट खर्च किया जाता है फिक्स्ड नेचर का, उसको हम प्रोडक्शन और कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इनको हम आसानी से एलिमिनेट नहीं कर सकते। दोबारा बताता हूं, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड तरीके की, कोई भी कॉस्ट जब हम खर्च करते हैं प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए, अगर मैं 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं एक साल में, तो 10,000 को मेंटेन कर, उससे कम ना आए, उससे ज्यादा हो जाए चलेगा, या उतना ही रहे तो चलेगा। मेंटेन करने के लिए जो भी फिक्स्ड कॉस्ट मैं खर्च करूंगा उसको कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। ये होनी ही होनी है, आप इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। कमिट ये खो के ही रहेगी, आप इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस तरीके से कुछ एग्जांपल है, जैसे कि इंश्योरेंस कराना गुड्स का, रेंट पे करना मशीन का, फैक्ट्री का। अरे फैक्ट्री का रेंट पे करोगे तभी तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे। अरे फैक्ट्री का रेंट ही पे नहीं करा तो आप प्रोडक्शन हो पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भाई भगा देगा आपको। रेंट दोगे तभी तो कर पाओ, इजाजत देगा आपको वो। तो रेंट पे अगर नहीं करा तो प्रोडक्शन लेवल हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन लेवल करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमें रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मशीन चलाओगे, बिल्डिंग का यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। मेंटेनेंस चार्जेस, मशीन में कुछ मेंटेनेंस चार्ज होंगे, नए नए इक्विपमेंट्स परचेस करने पड़ेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट है जिनको
करना पड़ता है खर्च, क्योंकि आपको प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करना है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते रखना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बंद कर दिया, बंद नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए प्रोडक्शन लेवल। तो प्रोडक्शन लेवल चलने के लिए जो भी कॉस्ट हम खर्च करेंगे उसको कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। तो एक पहला पार्ट था हमारा फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट को 4 भागों में बांटा था। पहला पार्ट था हमारा कमिटेड कॉस्ट, दूसरा है पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कॉस्ट। देखिए पॉलिसी एंड मैनेजमेंट के नाम में ही आपको समझ में आ रहा है पॉलिसी। जब भी कभी कोई मैनेजमेंट पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी मतलब कोई भी ऐसे रूल्स जो बनाए गए हैं लोगों के लिए, जिनको लोग इनको माने, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। हमारी कंपनी की पॉलिसी जी ये है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे। अब कोई डिमांड करता है नहीं मुझे सैटरडे भी छुट्टी चाहिए, नहीं जी, हमारी कंपनी की पॉलिसी है ही नहीं। पॉलिसी मीन्स एक तरीके का रूल जो मैनेजमेंट बना रही है अपने लोगों के लिए। कौन लोगों के लिए? जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। पॉलिसी बनाने के लिए जो भी फिक्स कॉस्ट खर्च होती है उसको पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कॉस्ट कहा जाता है। पॉलिसी कॉस्ट आर इंकर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग सच मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट कॉस्ट आर इंकर्ड टू इंश्योर द ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। देखिए पॉलिसी कॉस्ट क्या, कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, अब पॉलिसी बना तो दी, पॉलिसी एक तरीके का रूल्स होते हैं जो कंपनी के होते हैं और लोगों को उनको मानना पड़ता है, जो भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको वहां के रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे ना, उनकी पॉलिसीज अपनानी पड़ेगी। सुनिए, तो कंपनी ने पॉलिसीज बनाई, ठीक है ना, मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई। अब उस पॉलिसी को मानना, इंप्लीमेंट करवाना लोगों के लिए, तो कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अलग अलग जाकर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं अपनी पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। तो पॉलिसी बनाना, ठीक है, आपने पॉलिसी बना दी। अब पॉलिसी जो आपने बनाई, क्या उस पर लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, तो उनको करवाओ। तो उनको कराने के लिए, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो भी कॉस्ट हम इंकर्ड करेंगे उसको कहते हैं पॉलिसी कॉस्ट, ठीक है जी। जो भी कॉस्ट हम इंकर्ड करेंगे पॉलिसी कॉस्ट। तो पॉलिसी कॉस्ट आर इंकर्ड, खर्च की जाती है फॉर इंप्लीमेंट सम मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने के लिए, लोगों पे इंप्लीमेंट कराने के लिए जो भी कॉस्ट हम खर्च करते हैं उसको पॉलिसी कॉस्ट कहा जाता है। जबकि मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो बातें हुई, एक था पॉलिसी कॉस्ट, एक था मैनेजमेंट कॉस्ट। तो पॉलिसी कॉस्ट तो क्या होता है? जो भी मैनेजमेंट पॉलिसीज होती है उसको इंप्लीमेंट कराने पर जो भी कॉस्ट मेरी इंकर्ड होती है उसको पॉलिसी कॉस्ट कहा जाता है। मैनेजमेंट कॉस्ट आर इंकर्ड टू इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी ठीक से चल रही है नहीं चल रही। कंपनी को ठीक से चलाने के लिए जो भी कॉस्ट हम खर्च करेंगे उसको मैनेजमेंट कॉस्ट कहा जाता है। कंपनी ठीक से चल रही है, ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही, हमारी कंपनी में प्रोडक्शन सही से हो रहा है नहीं हो रहा, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे नहीं कर रहे, तो उस तरीके से जो भी कॉस्ट कंपनी को ऑपरेट करने के लिए खर्च की जाती है उसको मैनेजमेंट कॉस्ट कहते हैं। ये इंश्योर हो जाते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग अच्छे से चल रहा है, कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड। जो भी कॉस्ट हम खर्च करेंगे ये इंश्योर करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस के स्टाफ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो इंश्योर करने के लिए जो भी कॉस्ट हम इंकर्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को हायर करा, ठीक है, एक पर्सन को मैंने हायर करा, मैंने कहा आपका काम ये होगा कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको देखना क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना। अब इस पर्सन को मैंने हायर करा किस चीज के लिए? सिर्फ ये देखने के लिए जो भी काम फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, जो भी काम कंपनी के अंदर हो रहा है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर रहा ऑफिस आकर। तो वो चीज को देखना, उस पर्सन को जो मैं सैलरी पे करूंगा कि ये देखो आप कि ये इंश्योर करके लाओ कि लोग ढंग से ऑपरेटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस पर्सन की जो सैलरी होगी वो मैनेजमेंट कॉस्ट होगी। वो क्या होगी दोस्तों? मैनेजमेंट कॉस्ट होगी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कंपनी कोई नई रिसर्च करती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है ना, कई कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा, कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है और उस पॉलिसी के डिसीजन से हमारी कोई कॉस्ट इंकर्ड होती है। हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी रिसर्च करानी है, हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैनेजमेंट द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है
उस डिसीजन से जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहते हैं। डिस्क्रिशनरी फॉर डिसीजन से जो कॉस्ट इंकर्ड हुई, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमें उसकी रिसर्च करनी होगी, ठीक है। अब रिसर्च करनी होगी तो रिसर्च की हमारी कॉस्ट आएगी, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो मैनेजमेंट के डिसीजन से अराइज होती है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है और डिसाइड करके कि आज से ये होगा, तो उससे जो कॉस्ट अराइज होगी दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। तो देखिए, दीज कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी काम कर रही नहीं कर रही, ठीक से चल रहा है कैसे चल रहा है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड कोई काम, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है ही नहीं। ये अराइज होती है डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनेजमेंट क्या डिसाइड करा, मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है, उस डिसीजन से अगर कोई कॉस्ट इंकर्ड होती है या अराइज होती है कि हाँ ये कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग है। डिसीजन क्या है, एक तरीके की रिसर्च करना, मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे रिसर्च करनी है। अब ये डिसीजन लिया गया है मैनेजमेंट द्वारा कि हम रिसर्च करेंगे नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। रिसर्च के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा, इक्विपमेंट खरीदना पड़ेंगे, वो सारी कॉस्ट डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मानी जाएगी। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? कह रहा है बट कैन बी कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, ये एक ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो डिसीजंस लेने द्वारा मैनेजमेंट के डिसीजन लेते जब तब ये अराइज होती है और उसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है। अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम रिसर्च नहीं कराते तो खत्म हो जाएगी, अगर कहा कि हम और रिसर्च करेंगे तो और बढ़ जाएगी। तो कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल होती है कॉस्ट। मैनेजमेंट चाहे तो और रिसर्च कर सकते हैं और पैसा लगेगा, कम करना चाहे खत्म भी कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, दीज कॉस्ट आर अराइज सम पॉलिसी डिसीजन, डिसीजन लेने द्वारा से अराइज होती है, जैसे कि नई रिसर्च कराना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नया प्लांट खरीदना, पुराना प्लांट खराब खत्म हो गया तो नया खरीदना, है ना, नई फैक्ट्री डालना, ये सब चीजें। एंड कैन बी एलिमिनेटेड एंड रिड्यूस, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में, मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि हम ये करेंगे, मत करो डिसाइड, नहीं होगी खर्च कॉस्ट का, करोगे तो होगी, और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा होगी। तो डिपेंड ऑन दी मैनेजमेंट कि हाँ। तो ऐसी कॉस्ट जो पॉलिसी डिसीजन से अराइज होती है उसको हम डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहते हैं, और ये कैन बी कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, कैन बी एलिमिनेटेड बाय द मैनेजमेंट, कैन बी रिड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकता है, खत्म कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है, क्योंकि उन्हीं के डिसीजन से कॉस्ट अराइज हो रही है, उन्हीं के डिसीजन से कॉस्ट खत्म भी हो जाएगी। होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। अगला पॉइंट आता है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन इंक्रीज बाय द फिक्स अमाउंट एट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल, मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल आपको देता हूं और आपको समझ में आएगा स्टेप ऑफ कॉस्ट। स्टेप क्या है, स्टेप कॉस्ट क्या है? देखिए, मेरी कंपनी ना 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मेरी कंपनी 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाती है। अब एक महीने में मेरी कंपनी ने 10,000 यूनिट बनाया। अब वो 10,000 यूनिट बना तो दिया, उसको रखोगे नहीं रखोगे, यस रखना पड़ेगा। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि हम एक गोडाउन लेते हैं और इतना बड़ा गोडाउन हो कि वो 10,000 यूनिट की कैपेसिटी रख पाए। सिंपल, बड़ा सिंपल सी कहानी है कि हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी एक 10,000 यूनिट बनाती है। अब 10,000 यूनिट क्या बनाती है? मोबाइल मान लो, ठीक है, टैबलेट मान लो, फोन मान लो, कंप्यूटर मान लो, लैपटॉप मान लो, कुछ भी मान लो। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी लैपटॉप बनाती है, 10,000 यूनिट का लैपटॉप बनाती है कंपनी। HP की कंपनी है या डेल की कंपनी है, वो 10,000 यूनिट का लैपटॉप बनाती है। लैपटॉप बनाकर उसने पैक वैक करा, अब उसको रखेगा क्योंकि इमिडिएटली वो सोल्ड तो हो नहीं जाएंगे ना दोस्त। तो कंपनी ने क्या करा, एक गोडाउन लिया रेंट पर। 1 लाख रुपए महीने का रेंट था गोडाउन का, और वो गोडाउन की मैक्सिमम कैपेसिटी थी 15,000 लैपटॉप रखने की। मतलब उस गोडाउन में 15,000 लैपटॉप रख सकते हैं। अभी कंपनी कितनी कॉस्ट पे कितने लैपटॉप बना रही है? 10,000 लैपटॉप बना रही है। अब कंपनी को आगे से डिमांड ज्यादा आई तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 15,000 लैपटॉप बनाए। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी अगर 10,000 से 11,000 लैपटॉप बनाएगी, क्या मुझे गोडाउन का रेंट बढ़ जाएगा मेरा? नहीं सर। गोडाउन कितने कैपेसिटी रख सकता है? 15,000 लैपटॉप की कैपेसिटी रख सकता है। मतलब गोडाउन के अंदर आप, इतना बड़ा गोडाउन है जिसमें आप 15,000 लैपटॉप रख सकते हैं। अब आप 10,000 बनाते हो, उसमें रख दोगे। अब 11,000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे ना, तब भी गोडाउन रेंट इंक्रीज नहीं होगा। मतलब गोडाउन रेंट इज फिक्स्ड, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे बढ़ता घटता नहीं है सर। अब 10,000 से 11,000 बढ़ा लो, 11 से 12 कर लो, 12 से 13 कर लो, 13 से 14 कर लो, 14 से 15 कर लो, गोडाउन रेंट फिक्स रहेगा 1 लाख रुपए महीना। बट एक समय ऐसा आएगा जब आप एक लेवल ऑफ कैपेसिटी जब इंक्रीज कर दोगे, प्रोडक्शन लेवल एक स्टैंडर्ड से इंक्रीज कर दोगे, तब आपका गोडाउन रेंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल
आपके गोडाउन की कैपेसिटी मैक्सिमम 15,000 लैपटॉप की है। अगर आपने 16,000 यूनिट का आउटपुट करा, 16,000 लैपटॉप बनाए एक महीने के अंदर, तो आपको 15,000 तो आप रख लोगे, वो 1,000 लैपटॉप आप नहीं रख पाओगे, उसके लिए आपको दूसरा गोडाउन लेना पड़ेगा। तो जब आपको मैंने कहा था कि यार फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ती घटती नहीं है, फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ती घटती नहीं है, मतलब अगर आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देते हो तो फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, सेम रहती है। यूनिट को बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, बट एक समय ऐसा आता है जहां यूनिट बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, राइट। मैंने एक प्रॉपर एग्जांपल आपको दिया। अगर कंपनी 20,000 लैपटॉप बना रही है एक महीने के अंदर, तो 15,000 की कैपेसिटी तो है गोडाउन की, बस 5,000 लैपटॉप कहां रखूंगा, उसके लिए मुझे दूसरा गोडाउन रखना। तो यूनिट बढ़ाने पर, एक लेवल एक्सीड करने पर, यूनिट 15,000 लेवल था, बस उससे ज्यादा एक्सीड कर दोगे तो आपके एक एक्स्ट्रा गोडाउन लेना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा रेंट पे करना होगा। यहां फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई, अब गोडाउन रेंट आपके 2 देने पड़ेंगे आपको। तो एक लेवल तक आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, और जब आप अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा देते हैं, इतना हायर कर देते हैं, तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। उसको कहते हैं सेट कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल आउट। 15,000 यूनिट तक तो भाई गोडाउन रेंट कांस्टेंट रहेगा। मेरा गोडाउन रेंट है स्टेप कॉस्ट, ठीक है जी। गोडाउन रेंट मेरा कांस्टेंट रहता है कितने लेवल ऑफ आउटपुट से, 15,000। देन इंक्रीज बाय द फिक्स अमाउंट एट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो अब क्या होगा, अगर मैंने दूसरा गोडाउन खरीदा, अब दूसरे गोडाउन का रेंट भी कितना है, 1 लाख, ठीक है ना। मैंने 2 गोडाउन ले लिया, अब मेरा रेंट कितना जा रहा है, 2 लाख। अब 1 लाख रेंट जाएगा, 15,000 यूनिट तक बनाओगे, 15,000 यूनिट से अगर कुछ यूनिट भी एक्स्ट्रा करी तो आपका 2 लाख रुपए रेंट जाएगा। एक फिक्स अमाउंट से रेंट बढ़ता है, ऐसे नहीं कि अगर मैं 1,000 यूनिट बना रहा हूं तो सिर्फ 10,000 रेंट बढ़ेगा, नहीं, फिक्स अमाउंट से रेंट बढ़ेगा। अगर सेम गोडाउन लेते हो तो 1 लाख रुपए, अब 15,000 यूनिट का फिर दोबारा आ जाएगा कि 15,000 बनाई, 1 लाख रुपए रेंट जाएगा। अब 5,000 और एक्स्ट्रा करो, 20 बना लो, 2 लाख रेंट जाएगा। 25 बना लो तब भी 2 लाख जाएगा, 30 बना लो तब भी जाएगा, फिर 1 लाख वाला आउटपुट आएगा, जहां पर आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर एक्सीड करो, फिर रेंट बढ़ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट भी यूनिट को बढ़ाने से बढ़ती है, बट एक लेवल ऑफ आउटपुट पर। और जब वो लेवल खत्म हो जाता है तो फिक्स अमाउंट से फिक्स कॉस्ट बढ़ती है। वो जो फिक्स कॉस्ट बड़ी फिक्स अमाउंट है उसी को स्टेप कॉस्ट कहते हैं। बताइए सर, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया? अगला पॉइंट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर फाउंडेशन लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहले मैं बताता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैश कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट का C, अकाउंटिंग का A, स्टैंडर्ड का S, दैट इज कॉल्ड कैश। कैश, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हमारे पास टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे हमारे पास, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाई करते थे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाई करते थे, ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे तो उनका मेन फोकस क्या होता था कि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द रूल्स, आपको प्रोसीजर बताता है कैसे अकाउंटिंग करनी है, आपको रूल बताता है कैसे काम करना है, किस जगह पर क्या बनाना है। जैसे कि AS6 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है डेप्रिसिएशन। आप किसी भी मशीन में किस तरीके का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो AS6 बताएगा आपको। इस तरीके से AS2 कहता है आपके पास वैल्यूएशन, वैल्यूज। AS26 कहता है इंटेंजिबल एसेट। AS2 कहता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आप स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे? आपने कभी सुना होगा स्टॉक नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर होती है, विच एवर इज लोअर होती है। जो कम होगी उस पर हम कॉस्ट डालेंगे, मतलब उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे जाके पढ़ेंगे आप, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में, वो AS2 बताता है हमें, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करना है वो AS6 बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। सिमिलरली कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चलते, कॉस्ट के अंदर चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे फाउंडेशन लेवल के अंदर सिर्फ नाम आपको पढ़ने हैं, नाम आपको याद करने हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का क्या नाम है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्या नाम है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 का क्या नाम है। सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अंदर का कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे, इंटरमीडिएट में भी बस नाम के आगे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। जब आप फाइनल में आते हो ना, फाइनल CA में, फाइनल में, तब एक एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में पढ़ाया जाता है।
इंटरमीडिएट में भी एक एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में नहीं पढ़ाया, 3 और 4 ही ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिटेल में पढ़ाया, जैसे कि मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, डायरेक्ट एक्सपेंस का, इन्हीं को डिटेल में पढ़ाया है। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कुछ नहीं करा, सीधा नाम लिखा और उसके आगे एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ इसका ये मतलब होता है इसलिए हम इसका यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं। और फाउंडेशन में तो वो भी नहीं है। फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिर्फ नाम याद कर लो, इंटरमीडिएट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे और फाइनल में डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके से वर्क कर रहा है इंस्टीट्यूट हमारा। ठीक है सर, समझ में आया? तो कुछ नहीं करना, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। इंटरमीडिएट में जब आओगे मैं ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसके भी आप पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम। बट फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे नाम रटने हैं, याद भी नहीं करने, रटो भाई उनको, और कुछ नहीं कर सकते। पेपर में आएगा एमसीक्यू के तौर पे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्या नाम है, मुझे भी याद नहीं हुआ आज तक। तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप एटलीस्ट याद कर लीजिए, नहीं होते तो क्या करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर कटेगा और क्या होगा। ठीक है, मुझे आज तक याद नहीं हुआ ये, आज तक। यहाँ ये भी हो सकता है कि मैंने कोशिश नहीं करी कभी याद करने की, मैंने तो बस एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कभी कोशिश नहीं करी याद, सही में मैंने कभी कोशिश नहीं करी याद करने की। कौन याद करे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने का आ जाएगा, 2 नंबर छोड़ देंगे, 2 नंबर का छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, 98 ले आएंगे। कौन सा 98 आ रहे हैं मेरे को एग्जाम में? तो मेरी थिंकिंग लेवल कुछ इस तरीके से थी यार, अगर मान लो 100 नंबर में से 4 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, छोड़ देंगे यार, 96 नंबर तो अपने। और मेरी कौन सी इतनी हैसियत है कि मैं 96 ही ले आऊंगा, आने तब भी 85 है मेरे, आने तब भी 60 ही है, कुछ और भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरा ये था। बट फाउंडेशन लेवल पे बच्चे 100 भी ले आते हैं भाई। मैं कहता हूं कि मेरे को आप, मेरा पढ़ने का तरीका ही डिफरेंट था, तो मैं अपने पढ़ने का तरीका कभी बच्चों को वो नहीं कहता कि मेरे पढ़ने का तरीका आप फॉलो करो, क्योंकि मैं याद नहीं करता, मैं छोड़ देता था भाई। मुझे अगर नहीं समझ में आता था ना, मैं छोड़ देता था, सिंपल सी बात है। मेरा पर्पस था ही नहीं कभी अच्छे नंबर लाने का, मेरा पर्पस था सिर्फ पास हो जाऊं। हर बार ऐसे हुआ। फाउंडेशन में आते थे 200, पहले फाउंडेशन में आए 231 नंबर, ठीक है ना, फाउंडेशन में 231 नंबर है, 2000 पता नहीं कब दिया था, 15 में दिया था, पता नहीं कब दिया था। फिर इंटरमीडिएट कम होते गए, देखना 231 नंबर आए फाउंडेशन में, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में आया ग्रुप 1 221 नंबर आए, फिर उसके बाद ग्रुप 2 में आया 216 नंबर आए, फिर ग्रुप 4 का पेपर दिया मैंने, ग्रुप 3 नहीं दिया, ग्रुप 4 का दिया, 211 नंबर आए शायद। अब मुझे ग्रुप 3 का पेपर देना है, वो कि मेरे को 3-4 साल हो गया मैंने दिया नहीं पेपर, और मेरा सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, एक बार भी मेरा अटेम्प्ट नहीं लगा, सारे फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। कि अलग ही बात होती है फर्स्ट टाइम में क्लियर, छाती चोरी करके बोला फर्स्ट टाइम में क्लियर करा हुआ इसी में। हालांकि मैंने पढ़ाने की वजह से मैं एग्जाम दे नहीं पाया, 2-3 साल हो गए मैंने ग्रुप 3 का एग्जाम ही नहीं दिया। मेरा ग्रुप 3 का एग्जाम पता है कब था? जून 2019 में मैं सीएमए बन जाता, बट कोरोना के चलते हुए एग्जाम नहीं दिया, ऑनलाइन था तब नहीं दिया, तो आज तक वो एग्जाम दे ही नहीं पाया मैं। और इतना सब घंटे पढ़ाने के बावजूद मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा। 4 पेपर निकालने मेरा सीएमए क्लियर हो जाएगा, बट क्या हुआ, वो एग्जाम नहीं दे रहा। अब देखिए, जब तक आप, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं तो मुझे सब आता है, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रुप 3 का एग्जाम है, सीएमए ग्रुप 3 देना है, मुझे 4 क्लियर है, 4 में 211 नंबर आए थे। देखो कम होते ही रहना, अभी जितने आपके ग्रुप फाउंडेशन में जितना आएंगे ना, वो धीरे धीरे फाइनल तक कम होते चले जाएंगे। एक बच्चा अगर दिखा दे मुझे जिसके फाउंडेशन में इतना है, इंटर में ज्यादा आ गए फाउंडेशन से, होगा ही नहीं। वो फाउंडेशन में जब इतने नंबर ला रहा है तो इंटर में से कम ही लाएगा या फेल हो जाएगा। जो फाउंडेशन में 201 नंबर लाना है वो इंटर में टपकेगा, वो देखना, अगर उसने मेहनत नहीं करी तो। बहुत रेयर चांस होता है कि फाउंडेशन में कम नंबर आए और इंटर में ज्यादा नंबर आते हैं, वो टपकता ही है फिर इंटर में, फिर जब समझता है फिर आगे जाकर ज्यादा नंबर लेकर आता है। इसलिए ग्रुप 3 का एग्जाम देना है, निकाला, सीएमए क्लियर हो जाएगा, बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और उतना टाइम होना चाहिए, कम से कम 8 से 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए आपको, तभी आप निकाल सकते हैं फाइनल का एग्जाम, सेल्फ स्टडी क्लास के अलावा। ठीक है, तो ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने का, मैंने कभी कोशिश नहीं करी याद करने का। ग्रुप 4 जब मैंने आपको एग्जाम दिया था तो ग्रुप 4 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे छोड़ देते थे, 50 नंबर लाने थे मुझे, बस पास होना था, बस सारे छोड़ के गया था मैं। आता हो आ जाएगा, नहीं आता हो ना आए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, जो कि बहुत डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस करा। हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर टेक्निक्स पढ़े, मेथड पढ़े, प्रोसेस पढ़ा, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, है ना, ये सब चीजें पढ़ी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट था, वो हमने डिस्कस करा और बहुत डिटेल में मैंने आपको ये करा दिया। अगला हमारा चैप्टर आता है कॉस्ट शीट, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, कॉस्ट शीट। और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा शो करने में, प्रैक्टिकल चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर करेंगे।